सो विल स्टार्ट अगेन। तो अभी तक मैं आपको बता चुका हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर हमने देखा मैटर क्या होता है, सब्सटेंसेस क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस क्या है, और फिर हमने एनर्जी देखी और ये देखा कि हीट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। फिर हीट का ट्रांसमिशन देखा कि अगर हमें हीट को प्रोपेगेट करना है तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन मेथड होते हैं। अब क्योंकि हमें कमरे से हीट को बाहर निकालना है तो इसलिए उसके हमने प्रोपेगेशन के मेथड देखे। और हमने ये भी देखा कि एक कमरे में अगर हमने कूलिंग करनी है तो उसके क्या प्रोसेस किए जाएंगे। हम वहाँ की हवा जो है उसको, उस स्पेस में जो एनक्लोज स्पेस में हवा है उसमें क्या कंट्रोलिंग करेंगे। एक तो हम उसका टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि कंफर्टेबल बॉडी टेम्परेचर जो होता है, कंफर्टेबल बॉडी टेम्परेचर होता है, जैसे आप में से ही किसी ने मुझे पिछली बार बताया, कंफर्म किया, दैट वाज राइट। कंफर्टेबल बॉडी टेम्परेचर होता है कंफर्टेबल, ये यहाँ एनोटेट कर रहा हूँ तो थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आएगी। बॉडी टेम्परेचर जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड से 26 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। मतलब इतना होगा तो हमें अच्छा लगता है, आरामदायक लगता है। जैसे आप में से किसने बताया फरवरी के महीने में, या फिर समझ लीजिए अक्टूबर के महीने में दिल्ली में, हमारे एनसीआर में ये टेम्परेचर जो होता है तो हमें अच्छा लगता है, सुहावना मौसम लगता है। तो दैट्स कॉल्ड टेम्परेचर। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में लेंगे ये डिग्री फॉरेनहाइट में, जैसे 72 टू 78 डिग्री फॉरेनहाइट। और ह्यूमिडिटी मैंने आपको बताया था, यानी हवा में नमी वो 30% टू 50% होनी चाहिए। अगर वो ज्यादा होगी 70, 80, 90%, तो क्या होगा, हवा में नमी है तो हमारे बॉडी का पसीना भी नहीं सूखेगा, हमें तकलीफ होती है। और थर्ड है एयर मोशन, कमरे के अंदर जो हवा चल रही है उसकी क्या मोशन है, क्या स्पीड है, जैसे रेगुलेटर लगाते हैं हम पंखे के लिए। और चौथा है एयर प्योरिटी, यानी हवा शुद्ध है कि नहीं। अब हमने देखा कि अगर गर्मी का टाइम है तो कई बार मान लीजिए 30 डिग्री टेम्परेचर है तो, या 32 डिग्री है तो फैन चला के हमारा काम चल जाता है। लेकिन अगर उससे ज्यादा हो जाए, मान लिए 38, 35, 36, 40 हो जाए, जून का महीना, मई का महीना, ह्यूमिडिटी कम है लेकिन गर्मी ज्यादा है, तब आप कूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, कूलर पानी फेंकता है कमरे में, तो उसमें ह्यूमिडिटी हो जाती है, ठीक है, और वो भी परेशान करती है। फाइनली फिर हमने ये देखा कि वो ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए फिर आप कूलर में आप एयर प्योरिटी के लिए भी आप कुछ यूज कर सकते हैं, फिल्टर वगैरह। लेकिन फाइनली अगर आपको एयर कंडीशनर के थ्रू करना है तो ये चारों चीजें हम कंट्रोल करते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर मोशन एंड प्योरिटी। तो अब देखिए हमने ये सब पढ़ लिया, तो अब हमें सिर्फ रेफ्रिजरेशन साइकिल देखना है। क्योंकि अब हमने क्या करना है, हमने एक ऐसा सिस्टम लिया, एक सिस्टम सेलेक्ट किया हमने जिसमें हमने एक रेफ्रिजरेंट सेलेक्ट किया, सुटेबल रेफ्रिजरेंट, जो हमारा यूजफुल रहे, जिसकी प्रॉपर्टीज ठीक हों। क्योंकि अलग अलग ये रेफ्रिजरेंट साइकिल तो सेम है लेकिन अलग अलग जगह यूज होगा, रेफ्रिजरेटर में, एसी में, एचवीएसी में, तो रेफ्रिजरेंट बदलता जाएगा, प्रेशर टेम्परेचर बदलते जाएंगे। तो एक सुटेबल रेफ्रिजरेंट लेंगे। फिर गैस का जब हम उसमें प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अब जब वो प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा हुआ उसको हम उठा के कंडेंसर में भेजेंगे। तो कंडेंसर का पहले वो कंप्रेस हो गया, आपने बढ़ाया टेम्परेचर, कहाँ बढ़ाया, उसको कंप्रेसर में बढ़ाया, इसलिए उसका नाम है कंप्रेसर। फिर हम वहां से उसको कंडेंसर में भेजेंगे, तो वहां क्या होगा, कंडेंसिंग हो जाएगी गैस की। क्योंकि हम उसका टेम्परेचर कम कर देंगे तो वहां कंडेंसिंग हो जाएगी, इसलिए उसको कंडेंसर या कंडेंसिंग कॉइल बोलते हैं। वहां से हम उसको कैपिलरी में भेजेंगे। कैपिलरी में वहां पर प्रेशर कम हो जाएगा, तो जो प्रेशर पहले बढ़ा हुआ था वो प्रेशर कम हो जाएगा, टेम्परेचर भी कम होगा,
और वहां से निकाल के हम उसको एवेपोरेटर में भेजेंगे। एवेपोरेटर में टेम्परेचर और प्रेशर रेफ्रिजरेंट का और कम हो जाएगा, और उसको बाहर से जो रूम की एयर है वो मिलेगी ट्यूब्स को, कॉपर ट्यूब्स जो उसके अंदर लगी हुई हैं एवेपोरेटर की। और वो कॉपर ट्यूब जब गर्म होंगी तो रेफ्रिजरेंट भी गर्म हो जाएगा और वो बॉयल ऑफ हो जाएगा। रेफ्रिजरेंट तो बॉयल ऑफ हो गया और वो वापस चला रह जाएगा एक्यूमुलेटर के थ्रू कंप्रेसर में, लेकिन जो रूम की एयर है इस प्रोसेस में वो उसमें ठंडी हो जाएगी और वहां से वो ठंडी हवा को एयर कंडीशनर के आउट वाले पॉइंट से निकाल के रूम में दिया जाएगा। तो एक तो एयर कंडीशनर में टॉप पे, स्प्लिट एसी में टॉप पर होता है, वहां से एयर इन होती है, और नीचे जो होता है उसमें से एयर आउट होती है। तो वो जो बाहर निकल रही है एयर, उसका टेम्परेचर कम होगा, और उसके बाद ये साइकिल चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, तब तक चलेगा जब तक रूम की अंदर एज पर रिक्वायरमेंट आपकी वो कूलिंग ना हो जाए। अब जब वो कूलिंग हो जाएगी तो उसके बाद वो कंप्रेसर बंद हो जाएगा, और फिर दोबारा तब स्टार्ट होगा जब दोबारा गर्मी हो जाएगी। तो अदरवाइज हम फिर इन्वर्टर एसी का प्रयोग करते हैं, लेकिन अभी इन्वर्टर एसी हम नहीं देख रहे, हम सिर्फ अभी नॉर्मल एसी देख रहे हैं। तो देखिए, अब मैं आपको इसका रेफ्रिजरेशन साइकिल समझा देता हूँ। इस रेफ्रिजरेशन साइकिल में क्या हो रहा है? इस रेफ्रिजरेशन साइकिल में ये मैं इरेज कर देता हूँ सब। रेफ्रिजरेशन साइकिल में चार मेन पार्ट होते हैं। एक है कंप्रेसर, दूसरा है कंडेंसर या कंडेंसिंग कॉयल, तीसरा है कैपिलरी, और चौथा है इवेपोरेटर। कंप्रेसर में आपने सक्शन पोर्ट होता है, एक इसमें डिस्चार्ज पोर्ट होता है, एक चार्जिंग पोर्ट होता है। सक्शन पोर्ट क्या काम करता है? सक्शन पोर्ट के थ्रू हम गैस को अंदर लेते हैं। जैसे आप समझ लीजिए, आप हवा भर रहे हैं किसी साइकिल में पंप के थ्रू, मैनुअल पंप। तो पहले आप क्या करते हैं, पंप को उसमें हैंडल लगा के ऊपर उठाते हैं। ऊपर उठाने से क्या होता है, वो हवा को सक करता है। ट्यूब आपने लगा दी, ट्यूब के अंदर आपने इसका नोजल फिट कर दिया पंप का। अब उसके बाद जब आप उसको, पहले तो आपने सक किया, उसके बाद जब आप नीचे की तरफ प्रेस करते हैं तो क्या होता है, हवा अब ट्यूब के अंदर जाती है। उसके बाद फिर आप ऊपर लेते हो, फिर नीचे करते हो, फिर ऊपर लेते हो, फिर नीचे करते हो, और इस प्रोसेस में हवा भर जाती है। यही काम यहाँ पर कंप्रेसर कर रहा है। कंप्रेसर यहाँ पर, और लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है, आपने देखा होगा, पंप भी गर्म हो जाता है। यानी कि जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर कंप्रेसर के अंदर भी पंप लगा होता है, वो यही काम करता है। वो इसमें रेफ्रिजरेंट को सक करेगा, वो हवा नहीं, रेफ्रिजरेंट या गैस फॉर्म में उस गैस को सक करेगा। सक करके, इसलिए इसको बोला सक्शन, सक्शन में खींचना। सक करके वो इसको प्रेशर इसका बढ़ाएगा। प्रेशर बढ़ाने से उसके बाद यहाँ से बढ़ा हुआ प्रेशर और बढ़ा हुआ टेम्परेचर, एचपी का मतलब हाई प्रेशर, एचपी इज हाई प्रेशर। तो यहाँ पर बढ़ा हुआ प्रेशर और बढ़ा हुआ टेम्परेचर से ये गैस यहाँ से कंडेंसिंग कॉयल में जाएगी। कंडेंसिंग कॉयल में क्या होगा, यहाँ पर हमने एक फैन भी लगाया हुआ है, उसकी वजह से ये गैस जो है वो थोड़ी कूल हो जाएगी। यहाँ से जब स्टार्ट हुई थी तब इसने शुरू किया था 80 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद यहाँ पर कंडेंसर में फैन के थ्रू ये अपनी हीट बाहर दे देगी, और अब इसमें जो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर है वो करीब 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में ये कंडेंस हो गया रेफ्रिजरेंट, यानी कि गैस से, वेपर फॉर्म से ये कन्वर्ट हो गया लिक्विड फॉर्म में। अब लिक्विड फॉर्म में आपने इसको आगे दिया, देखिए यहाँ से जब ये स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर था 80 डिग्री सेंटीग्रेड। एच पी का मतलब है हाई प्रेशर, एच मतलब हाई, जहां जहां एच आएगा वो है हाई, पी का मतलब प्रेशर। और जहां एल है उसका मतलब आएगा लो,
और टी का मतलब टेम्परेचर, टी इज टेम्परेचर, पी इज प्रेशर। तो ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस कंडेंसर में गई, कंडेंसर में इसका टेम्परेचर कम हुआ और ये रह गया 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस प्रोसेस में गैस यानी वेपर फॉर्म से वो लिक्विड फॉर्म में आ गया, और ये लिक्विड जो है ये अब यहाँ गया, पहले फिल्टर और ड्रायर में जाएगा, सेम मतलब प्रेशर वही है लेकिन टेम्परेचर हो गया 30 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये फिल्टर और ड्रायर में जाएगा, फिल्टर में कोई डस्ट वगैरह होगी तो उसको साफ कर देगा, ड्रायर में अगर कोई मॉइस्चर होगी, रेफ्रिजरेंट के अंदर कुछ भी मॉइस्चर होगी तो उसको सोख लेगा, नहीं तो अगर मॉइस्चर साथ साथ चलेगी गैस के एंड तक जाएगी कंप्रेसर में, तो कंप्रेसर चूंकि मैकेनिकल डिवाइस है तो इसके अंदर कोई मॉइस्चर जानी नहीं चाहिए। फिर यहाँ से कैपिलरी, ये गैस आगे चल के कैपिलरी में जाएगी, और गैस नहीं सॉरी लिक्विड, ये लिक्विड कैपिलरी में जाएगा, ये है हाई प्रेशर वार्म लिक्विड। वार्म इसलिए बोला क्योंकि अभी ठंडा नहीं है, अभी 30 से 40 कोसा है, ठीक है। अब यहाँ पे कैपिलरी में जाएगा, कैपिलरी से जब ये बाहर निकलेगा, कैपिलरी में भी इसका टेम्परेचर और प्रेशर थोड़ा कम हो गया, और कैपिलरी से जब बाहर निकलेगा इवेपोरेटर में जाएगा तो यहाँ इसको जगह ज्यादा मिलेगी, तो इसका प्रेशर और टेम्परेचर और कम हो जाएंगे। अब जो जैसे R22 हम गैस यूज करते हैं एसी में, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है -40, और यहाँ पर जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो करीब होगा 5, समझ लीजिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, या उससे भी लेस देन 5। ओके, तो इस टेम्परेचर पर ही जो गैस है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, वो लिक्विड जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा और वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? ऐसे होगा कि इसको हीट यहां से मिलेगी कमरे से, जैसे मैंने आपको पहले ड्राइंग करके बताया था, मान लीजिए ये स्प्लिट एसी है, ये इसका आईडीयू यानी इंडोर यूनिट, आईडीयू का मतलब इंडोर यूनिट, आईडीयू, ये कमरे के अंदर लगता है, और कमरे के बाहर जो लगता है वो लगता है ओडीयू यानी आउटडोर यूनिट। अब आईडीयू में क्या होता है और ओडीयू में क्या होता है वो देख लीजिए। ओडीयू में ये आएगा कंप्रेसर कंडेंसर, ठीक है, और आईडीयू में आएगा एवेपोरेटर। तो अब ये आईडीयू में यानी कि एवेपोरेटर में क्या हुआ, एवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट तो बॉयल ऑफ हो गया, और बॉयल होके वो एक्यूमुलेटर के थ्रू दोबारा कंप्रेसर में पहुंच जाएगा, और यहाँ से एक साइकिल पूरा हो गया, उसके बाद दूसरा साइकिल शुरू होगा, फिर दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, ये तब तक होगा जब तक कमरे में डिजायर्ड टेम्परेचर ना आ जाए। अब यहाँ पर जो हवा थी, हवा आपको बताया हवा यहाँ से आएगी, एक तो आईडीयू में ऊपर से आती है हवा, इसलिए आपको पहले बताया हवा जो है, जो आईडीयू लगाया जाता है वो छत से करीब कम से कम 1 फुट नीचे लगाया जाता है, जिससे ऊपर से गर्म हवा उसमें जा सके, और ठंडी हवा ये यहाँ से बाहर आएगी, या इस साइड से या इधर से जहां पर उन्होंने आउटलेट दिया हुआ है, इसमें से ठंडी हवा कमरे में आएगी, रूम में ठंडी हवा आ रही है, यहाँ से ये गर्म हवा कमरे की जा रही है, इवेपोरेटर से टकराएगी कॉपर ट्यूब से और ठंडी होके बाहर आएगी। ये प्रोसेस है पूरा। इस प्रोसेस में हमारे कमरे के अंदर कूलिंग हो जाती है, और ये तब तक ये कूलिंग चलती है जब तक पूरा कमरा ठंडा ना हो जाए, और जब पूरा कमरा ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद कंप्रेसर, क्योंकि उसमें सेंसर लगे हुए हैं सर्किट में, तो सेंसर सेंस कर लेगा कि कमरे में कूलिंग प्रॉपर हो गई, तो उसके बाद कंप्रेसर बंद हो जाएगा। उसके बाद जब थोड़ी बहुत 10-15 मिनट आधे घंटे के बाद कमरे में दोबारा गर्माहट हो जाएगी तो कंप्रेसर फिर दोबारा स्टार्ट होगा। इन्वर्टर एसी में ऐसा नहीं होता, इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर बंद कभी नहीं होता, वो लगातार चलता रहता है। वो कभी कोई और आपकी क्लास होगी तो उसमें आपको समझेंगे, अभी आपके लिए ये बताया। आई होप कि ये आपको सेशन जो है आपको क्लियर हुआ, और ये बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल भी आपको क्लियर हुआ। इसमें अगर आपको कहीं पर कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी, मैं आपको इसमें क्लियर कर दूंगा।
और मैं अभी आपको अपना URL भी दिखाता हूँ। ये वीडियो मैं YouTube पर डाल दूंगा, रिकॉर्डेड है। उसके बाद YouTube का URL भी मैं आपको दिखाता हूँ, और मैं आपके इंस्टीट्यूट में सीरत मैम से भी शेयर कर दूंगा, तो आप उसको उसमें भी देख सकते हैं। मेरा जो YouTube चैनल है उसमें मैं बहुत से वीडियो डाले हुए हैं अलग अलग टाइप के, इवन मैथमेटिक्स और साइंस पर भी कुछ डाले हुए हैं। तो जो आपको समझ में आए उसमें देखिएगा। यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिएगा, उसको व्यू करिए, और अगर पसंद आता है तो उसको लाइक भी करिए। ये देखिए मेरा मेल आईडी दिया हुआ है ahuja nk51@gmail.com। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप यहाँ डाल सकते हैं। और ये यूट्यूब URL दिया हुआ है, ये है मेरा यूट्यूब URL। ये आप डालेंगे तो ये खुल जाएगा, और आपको उसमें आपको नज़र आएगा कि मैं आपको ये उसमें मैं डाल दूंगा। अभी डाला नहीं है, अपलोड कर दूंगा। बाकी आप उसमें जाइएगा और वीडियोस भी आपको मिलेंगी, क्योंकि मैं और कई चीज़ों का भी मास्टर ट्रेनर हूँ ESSI के साथ। फॉर एग्जांपल CTV का, CCTV का, कंप्यूटर का, सोलर पैनल का, तो और अदर होम अप्लायंसेस का, इन सब चीज़ों का भी मैं मास्टर ट्रेनर हूँ। तो उसमें से कुछ वीडियोस मैंने वहाँ डाली हुई हैं। आई होप कि वो आपके लिए यूजफुल रहेंगी। सो with this I close today's session. I wish you all the best. Thank you.